कभी प्रॉपर्टी खरीदने का सोचा है या शायद किसी फैमिली प्रॉपर्टी के झगड़े के बारे में सुना हो। आजकल ना सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले बड़े चर्चा में हैं, खासकर ये जमीन जायदाद वाले मामले। जैसे सवाल उठते हैं कि भाई क्या सिर्फ रजिस्ट्री करवा ली तो मतलब प्रॉपर्टी आपकी हो गई पक्का, या फिर वो जो पुश्तैनी संपत्ति होती है उसके नियम क्या हैं। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन उलझे हुए प्रॉपर्टी कानूनों को थोड़ा आसान बनाया जाए। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसले हैं, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स की राय है और कुछ असल केस स्टडीज भी हैं। मकसद बस इतना है कि इन सब स्रोतों से जो काम की जानकारी है वो निकालकर आम आदमी के लिए समझने लायक बना दें। तो चलिए प्रॉपर्टी कानूनों की इस दुनिया में जरा गहराई से उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सबसे कॉमन सवाल शायद रजिस्ट्री। मतलब एक आम धारणा है कि भाई रजिस्ट्री हो गई, प्रॉपर्टी अपनी। पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ कहा है हाल में? बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये साफ किया है कि अगर कोई अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसकी कीमत 100 रुपए से ज्यादा है, तो उसका जो मालिकाना हक है, ओनरशिप, वो सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड सेल डीड यानी बिक्री विलेख से ही ट्रांसफर होगी। अच्छा, सिर्फ रजिस्टर्ड सेल डीड से? हाँ जी, ये अपना जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 1882, उसकी धारा 54 यही कहती है। तो वो जो होता ना कि सिर्फ कब्जा कर लिया या पैसे दे दिए, अग्रीमेंट कर लिया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाई, वो आपको कानूनी मालिक नहीं बनाता। अरे बाप रे! तो फिर वो जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हम जाते हैं, स्टैम्प पेपर वगैरह, वो क्या है? वो टाइटल की गारंटी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखिए, सब रजिस्ट्रार का जो काम है वो मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रशासनिक। वो दस्तावेजों को रजिस्टर करते हैं। वो ये नहीं देखते कि जो बेच रहा है वो ही असली मालिक है या नहीं, उसकी पुष्टि वो नहीं करते। इसीलिए जैसे वो तेलंगाना वाला एक केस था, उसमें यही हुआ। सिर्फ अग्रीमेंट या कब्जे के भरोसे रहना काफी रिस्की हो सकता है। रजिस्टर्ड सेल डीड ही असल में ओनरशिप का सबसे पक्का सबूत है। और ये धोखाधड़ी से भी बचाता है, क्लैरिटी लाता है। ये तो बहुत ही जरूरी बात पता चली। मतलब रजिस्ट्री सबसे अहम है। अच्छा, रजिस्ट्री के बाद जो दूसरा बड़ा मुद्दा आता है वो है फैमिली प्रॉपर्टी का, पुश्तैनी संपत्ति। वो बैंगलोर वाला केस मुझे याद आ रहा है जो 30 साल चला, पिता और बच्चों के बीच। पुश्तैनी संपत्ति को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है, खासकर जब बंटवारा हो जाता है उसके बाद क्या होता है उसका। हाँ, वो केस बिल्कुल एक लैंडमार्क जैसा है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में और बाकियों में भी ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जब एक हिंदू जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, तो हर सदस्य को, हर मेंबर को जो हिस्सा मिलता है वो उसकी स्व अर्जित यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाती है। सेल्फ एक्वायर्ड, अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ आम भाषा में? जैसे मेरे दादा की प्रॉपर्टी बटी, मुझे हिस्सा मिला, तो अब वो मेरी सेल्फ एक्वायर्ड हो गई। बिल्कुल सीधा मतलब ये है कि उस बंटवारे के बाद जो हिस्सा आपको मिला, आप उसके अकेले मालिक हैं। अब आपको उसे बेचने के लिए या किसी और को देने के लिए या कुछ भी करने के लिए अपने बच्चों से या परिवार के किसी और सदस्य से पूछने की, उनकी सहमति लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं उस हिस्से के लिए। अच्छा, ये तो बड़ा क्लियर हुआ। हाँ, ये उस सिचुएशन से बिल्कुल अलग है जब प्रॉपर्टी जॉइंट थी, बटी नहीं थी। बंटवारे से पहले अगर वो पुश्तैनी संपत्ति है तो उसे बेचने के लिए सभी सह मालिकों मतलब को पार्टनर्स की सहमति जरूरी होती है। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि बेटियों के अधिकारों में भी अहम बदलाव आए हैं दानामा केस के बाद। उन्हें भी बराबर का हक मिला है। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गई। तो बंटवारे के बाद मिली संपत्ति, सेल्फ एक्वायर्ड, मालिक का पूरा हक। लेकिन अगर संपत्ति बटी ही नहीं है और कई लोगों के नाम पर है, जॉइंट ओनरशिप जिसे कहते हैं, तब क्या? क्या कोई एक मालिक पूरी प्रॉपर्टी बेच सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर प्रॉपर्टी जॉइंट है, मतलब सह स्वामित्व में है और उसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, तो कोई भी एक को ओनर या सह मालिक पूरी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 44 कहती है कि वो सिर्फ अपना अविभाजित हिस्सा, मतलब अपना अनडिवाइडेड शेयर ही बेच सकता है, पूरी जमीन या पूरा मकान नहीं। अच्छा, सिर्फ अपना हिस्सा। हाँ, और जो खरीदेगा उसको भी सिर्फ उतना ही अधिकार मिलेगा जितना उस बेचने वाले सह मालिक का था। मतलब वो भी उस अविभाजित हिस्से का ही मालिक बनेगा। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अब एक और मुश्किल मुद्दे पर आते हैं, किराएदार। कितनी बार सुनते हैं
कि मकान मालिक बेचारे सालों साल केस लड़ रहे हैं अपनी ही प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए। एक केस तो सुना 60 साल चला। इसमें क्या कहता है कानून? हाँ, ये किराएदारी वाले मामले भी बहुत पेचीदा होते हैं। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट का नजरिया थोड़ा बदला है। अब कोर्ट मकान मालिकों की जो वास्तविक जरूरत होती है, बोनाफाइड नीड, उसको लेकर ज्यादा लिबरल अप्रोच रखता है। वास्तविक जरूरत मतलब अगर मकान मालिक या उनके जो कानूनी वारिस हैं वो ये साबित कर दें कि उन्हें वाकई उस जगह की जरूरत है, शायद खुद रहने के लिए या अपना कोई बिजनेस, कोई काम शुरू करने के लिए, तो अदालतें आमतौर पर उनकी बात मानती हैं। अब बोझ किराएदार पर आ जाता है। उसे ये साबित करना होता है कि अगर उसे निकाला गया तो उसे बहुत ज्यादा मुश्किल होगी और उसने कहीं और जगह ढूंढने की पूरी कोशिश भी की है। अच्छा, तो सिर्फ ये कह देना कि मैं यहाँ बहुत सालों से रह रहा हूँ, वो काफी नहीं है? मकान मालिक की वास्तविक जरूरत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ, इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि लैंड सीलिंग जैसे कानूनों से बचने के लिए पीछे की तारीखों में पार्टीशन दिखा देते हैं, बंटवारा दिखा देते हैं। तो कोर्ट ने ऐसे दिखावटी नकली बंटवारों को मानने से साफ इनकार किया है। हालांकि संविधान का आर्टिकल 39B राज्य को अधिकार देता है कि वो संसाधनों का पुनर्वितरण करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये भी साफ किया है कि हर प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप कम्युनिटी रिसोर्स नहीं मान सकते। बाप रे, कितने सारे पहलू हैं। तो अगर आज की पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आईं? 1, प्रॉपर्टी का पक्का मालिकाना हक चाहिए, तो रजिस्टर्ड सेल डीड सबसे जरूरी है ना? बिल्कुल। 2, बंटवारा होने के बाद पुश्तैनी संपत्ति भी सेल्फ अक्वायर्ड बन जाती है, मालिक अपनी मर्जी से बेच सकता है। सही। किराएदार निकालने के लिए मकान मालिक की वास्तविक जरूरत एक मजबूत आधार है। बिल्कुल सही। ये सारे फैसले हमें रास्ता तो दिखाते हैं, पर यह भी साफ है कि प्रॉपर्टी के मामले कितने उलझे हुए हो सकते हैं। मतलब हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए हमेशा यही सलाह दी जाती है कि कोई भी प्रॉपर्टी डील करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान से देखें, जांचें और एक अच्छे वकील से पेशेवर कानूनी सलाह जरूर लें। और ये भी याद रखें कि कानून बदलते रहते हैं और अलग-अलग राज्यों में नियम थोड़े अलग भी हो सकते हैं। जैसे यूपी में खेती की जमीन के कानून कुछ अलग हैं। ये सब देखते हुए मेरे मन में एक सवाल आता है जिस पे शायद हमें सोचना चाहिए कि क्या इन कानूनों और पूरी प्रक्रिया को आम नागरिक के लिए और सरल और पारदर्शी नहीं बनाया जा सकता, ताकि लोगों को अपनी ही संपत्ति के लिए दशकों तक ये लंबी कानूनी लड़ाइयों में ना फंसना पड़े। इस पर सोचने की जरूरत है।